हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम मास के पिंड को पृथ्वी के तल से अनंत में प्रोजेक्टाइल करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। यानी कि अनंत में प्रोजेक्टाइल करने का मतलब हुआ वो एस्केप कर जाए, मतलब एस्केप एनर्जी उसको कितनी नीडेड होगी। आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सिमिलर हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के। ये दोनों क्वेश्चन साथ में समझने का एक बेनिफिट ये होगा कि आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, अब देखो क्या करना है कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी ना रख के यहाँ पे वी एस्केप वाला का स्क्वायर करेंगे, तभी तो वो पलायन ऊर्जा यही तो हो पाएगी जब पलायन वेग की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब देखो हाफ एम, अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वी ई बराबर होता है अंडर रूट 2 GR। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि 2 GR हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट गया, फाइनली कितना आ गया, mgr। ये लड़कों को याद भी होता है mgr, एस्केप एनर्जी। ठीक है, इतना अगर एनर्जी से किसी एम मास के पिंड को अर्थ के सरफेस से अगर प्रोजेक्टाइल करेंगे तो फिर वो अनंत में पहुंच जाएगा। ठीक है, mgr। अब कंफ्यूज ना होना mgr। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इसके साथ समझ लेते हैं, जिसका आंसर mgr नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, यदि अर्थ के सरफेस पर g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और मास m की एक वस्तु को पृथ्वी तल से आर त्रिज्या के बराबर एच ऊंचाई में उठाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है। तो ये देखो है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, mgh/1 प्लस जिस ऊंचाई तक उठाना होगा h/अर्थ की रेडियस। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, तो mgh, अब h की वैल्यू कितनी है, कितनी ऊंचाई तक उठाना है, r त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक उठाना है, यानी कि ऊंचाई की वैल्यू भी हम r रखेंगे। तो r से r ये कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 और 1 जोड़ के 2 बन जाएंगे, यानी कि mgh/2 हो जाए। h का मान हमें कितना रखना है, r रखना है, तो mgr/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 mgr। दोनों क्वेश्चन के जो आंसर फ्रेमिंग है वो कुछ सिमिलर रहती है, एक का हाफ mgr होता है, एक का mgr होता है जो एस्केप एनर्जी आती है। अब देखो मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो आज ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप बताना कि वो कौन सा लॉजिक गेट होता है जिसमें जो अगर हाई आउटपुट चाहिए तो इनपुट लो रखना होगा, तो वो कौन सा होगा। ठीक है, इसका मैं वेट करूँगा आपके आंसर्स का, इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वक्रों की ढलानों में कौन सा रिलेशन सही है। देखो ये फैक्ट है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन फ्रेमिंग इस तरफ की है कि अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो एडियाबैटिक का होता है वो गामा इंटू समतापी, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो रुद्धोष्म वक्र का ढलान होता है वो गामा गुणा समतापी वक्र का ढलान। देखो अगर आपने समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम का वीडियो नहीं देखा है, बहुत स्पेशल वीडियो बनाया है बहुत मेहनत से, आपके जो एग्ज़ाम के डोमेन में जितने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो मैंने स्पेसिफिक तरीके से शॉर्टेस्ट अप्रोच से कराए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूं, नहीं तो सर्च कर लेना सिंपली समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम बाई लक्ष्य एयरफोर्स, तो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ्रूटफुल है वो वीडियो। यदि एक ही पदार्थ तथा समान मास और का एक स्फीयर है, एक क्यूब है और एक सर्कुलर थिन प्लेट है, उनको इक्वल टेम्परेचर तक हीट करा गया है, तो कौन सा सबसे पहले ठंडा हो जाएगा, एक ही सब्सटेंस के बने। तो देखो ध्यान से समझ लेना इसको, क्योंकि हो सकता है कभी कभी पूछ ले कि कौन सबसे धीमे ठंडा होगा या विच वन स्लोली या फास्ट, दोनों पूछे जा सकते हैं सेम ऑप्शंस में और पूछे भी गए हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो देखो Q इज इक्वल टू mc∆θ, रेट ऑफ कूलिंग। अब रेट ऑफ कूलिंग के लिए Q हम स्टीफन लॉ से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सरफेस एरिया T⁴ माइनस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर की पावर 4 भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उन चीज़ों से। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देखो, बटे mc हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि ये कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट हो जाएगी, सिग्मा भी कांस्टेंट, एक ही सब्सटेंस है। डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि एरिया सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी, यानी कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये निकालना था, ये सोच पाना था। इतना अगर सोच लिया, अब आपको पता है कि इन तीनों के अगर इक्वल मास हैं तो फिर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, थिन प्लेट का होगा, जो सर्कुलर प्लेट होगी। तो रेट ऑफ कूलिंग भी सबसे ज़्यादा उसी की होगी, यानी कि थिन प्लेट सबसे पहले कूल हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर सबसे पूछा जाता कि विच वन कूल स्लोएस्ट, मतलब सबसे स्लो कौन सा कूल होगा, तो फिर आपको पता है कौन क्या हो जाता है, स्फीयर वहाँ पे आंसर हो जाता है, यानी कि गोला वहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मापी के तार का 125 सेंटीमीटर की लंबाई पर डैनियल सेंस बैलेंस हो जाता है। अब सेल को 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, तो बैलेंस लंबाई 100 सेंटीमीटर हो गई अब की बार, पहले कितनी थी 125।
तो डैनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या बताना है। तो देखो सीधा आप एक फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो ऊपर आपको चेंज इन लेंथ निकलना है, मतलब L1 और L2 का जो डिफरेंस होगा, और नीचे फाइनल लेंथ होगी जो आफ्टर शॉर्ट सर्किट इनटू रेजिस्टेंस। ये सीधा फॉर्मूला आप याद रखना। तो ऊपर कितना अंतर है, 100 में और 125 में 25 का अंतर है, ठीक है। फाइनली कितनी हुई 100 इंटू रजिस्टेंस कितना है 2। अब देखो जब इसको आप कट करोगे तो ये 50 बार हो जाएगा, यानी कि 25/50 हो गया, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब आधा, और आधे का मतलब 0.5 ओम हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। कुछ फॉर्मूले हैं, अगर याद रखोगे तो बेनिफिट हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना कि एक ठोस गोला है, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है। दोनों के मास तथा रेडियस इक्वल हैं। उनके डायमीटर के परितः उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो IA और IB है। तो कौन सा बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, हॉलो का और सॉलिड का। तो देखो पहले इसको खुद से ट्राई करो, और अगर आप कर पाए तो अपने आप खुद से ही शाबाशी दे दिया करो अपने आप को का, ठीक है। किसी और की ज़रूरत नहीं, आप खुद से ही अपने आप को इनकरेज कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, सोच लिया अगर इतना। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो यहाँ से दो फॉर्मूले आपको सीखने को मिलेंगे कि जो सॉलिड स्फीयर होता है उसके लिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, 2/5 mr², ठीक है। और जो आपका हॉलो होता है उसके लिए होता है 2/3 mr²। दो फॉर्मूले पहले तो सीख लो, क्योंकि फॉर्मूले भी कई बार पूछे जाते हैं। अब मास भी सेम है और रेडियस भी सेम है। इन्होंने कहा है द्रव्यमान और त्रिज्याएं समान है, यानी कि ये दोनों तो दोनों में इक्वल ही है। तो इक्वल है मतलब इनका कोई ये बड़ा छोटा करने में हेल्प नहीं करेंगी। ये रेशियो है, यही तो हमें बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बस देख लो 2/5 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है। जब इसको कैलकुलेट करोगे 2/5 को तो 0.4 आएगा, क्योंकि ऊपर जीरो लगाओगे 20 होगा, 5 से 4 बार कट जाएगा। इसको कट करोगे तो ऊपर 20 हो जाएगा, तो लगभग 6 बार कटेगा, तब 18 होगा। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा हॉलो का है वो बड़ा है किससे, सॉलिड से। यानी कि हॉलो वाले का क्या था, IB था, यानी कि IB इज़ ग्रेटर देन IA, यानी कि C मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बात और कि अगर आपको मेरी मास्टर PDF खरीदनी है जो 30 रुपये की है, जिसमें फिजिक्स के पहले कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने अपने चैनल पे कराए हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में ख़रीदने का प्रोसेस दिया हुआ है। और एक बात और कि वो मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस है वो हिंदी लैंग्वेज में है। पूछते हैं लड़के इंग्लिश वाले तो वो हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनमें जैसे कोई टर्म्स आता है तो उसको मैंने जैसे पलायन वेग लिखा है तो कोष्टक में एस्केप वेलोसिटी भी लिखा है, या पलायन वेग और ऑर्बिट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उसमें मैंने कोशिश करी है कि बाइलिंगुअल, बट क्वेश्चन हिंदी में है। तो अगर चाहो तो खरीद सकते हो। यदि किसी बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल वायर है उसकी लेंथ को 100% इंक्रीज कर दिया गया है, तो फिर इसका डायमीटर घटने से तार के रेजिस्टेंस में कितने % का चेंज होगा। तो देखो ये फिजिक्स का एक स्पेशल केस जिसको ट्रेडिशनली आप, मुझे नहीं पता कैसे करते हो, कहीं भी n² का फॉर्मेट मिले तो मैंने एक ट्रिक बताई है। अब n² का फॉर्मेट कैसे, जैसे शायद मैंने कल के वीडियो में ही बताया था कि तार को खींचकर उसकी लंबाई अगर n गुनी करी जाती है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो n² गुना हो जाएगा। ये मैंने बताया था। क्यों खींचने वाला केस क्यों है, क्योंकि डायमीटर घट रहा है। डायमीटर कब घटेगा, जब स्ट्रेच करेंगे उसको। तो ये 100% अगर इंक्रीज़ हुआ है तो सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना है x + y + x/100। तो इतने % का चेंज होगा आपका किसमें, रेजिस्टेंस में। तो x का मतलब परसेंटेज कितना है, 100 + 100 + 100 × 100/100। तो 100 से 100 कट गया, तो 100 100 200 और 100 300% आ गया मेरा आंसर। ये बात केवल यहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती है, पूरी फिजिक्स में जहाँ पे भी आपको n² का फॉर्मेट मिले। जैसे आपको एक फार्मूला दिखता होगा जब आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हो, p²/2m, यही क्वेश्चन होता है। और उसमें कहता है कि संवेग में 100% का इंक्रीज करा जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में कितने % का चेंज होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला लगा देना है, x + y + x/100। जैसे कि आपका फ्रिक्वेंसी और आवर्तकाल, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कई बार प्रतिरोध का परसेंटेज चेंज देगा और इसका पूछे तो फिर आप ऑप्शन से उठा के देख लो कौन सा वाला फार्मूला सेटिस्फाइड करके हमें ये आपका दे रहा है। जैसे गैसों का अणुगति सिद्धांत किस पे आधारित है, बॉयल के नियम पे या चार्ल्स के नियम पे। तो जो अणुगति सिद्धांत होता है गैसों का, वो आपका निष्कर्ष, उसमें दोनों ही नियम मिलते हैं, बॉयल का नियम भी मिलता है, चार्ल्स का नियम। तो यहाँ पे C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना समझ लेना कि आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है और बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं। निम्नलिखित में से जो ये डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है ml² Q/Q²,
ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे क्यू हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो बताना है कि ये किसका होगा। सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने ऑप्शन ए में जैसे ही देखा हेनरी, मतलब हमारे दिमाग में क्लिक हुआ इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व की बिमा मैं जैसे कुछ हमेशा आपको फोर्स करता हूँ कि कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले आप रट लो, जिनमें आपका रजिस्टेंस और स्पेसिफिक रजिस्टेंस, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक, तो ये सारे इन्हीं में एक रजिस्टेंस है। तो जो इंडक्टेंस है प्रेरकत्व उसका क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -2। मैंने बताया था याद करने के लिए, पहले वर्ग की लिख लो, उसमें ए यानी कि ए मतलब एम्पियर का -2 और कर दो। तो ये बिमा आपसे इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है, याद रखना। अब इसको ऐसे कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन कैसे एज इट इज आएगा अगर आएगा तो। अब देखो Q बराबर आई टी होता है, सबको पता है। चार्ज जो होता है वो आपका करंट इनटू टाइम सब होता है, यानी कि आई मतलब एम्पियर और टी मतलब टी, यानी कि ए टी जो होता है वो Q होता है, Q की डायमेंशन चार्ज। तो देखो अब ए टी, ये ए टी ही तो दिख रहा है, ए टी होता क्या है, Q है। अब इस पे क्या है -2 है तो Q पे भी -2 हो जाएगी, और Q नीचे आएगा तो प्लस Q² हो जाएगा। अगर इसी में हम देखें, आप समझने की कोशिश करो, अगर इन दोनों की नेगेटिव हटा के हम इनको नीचे लिखेंगे तो वो पॉजिटिव लिख जाएंगे, यानी कि T² A² लिख जाएगा, यानी कि Q बराबर आई टी होता है, तो इसकी जगह पे हम Q लिख सकते हैं। यानी कि ये चीज़ जो लिखी गई है वो हेनरी लिखी गई है। देखो प्रैक्टिस करने का क्या होता है, जो सबसे जो अच्छा बेनिफिट होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने कभी प्रैक्टिस करी है इन पास्ट, तो फिर एग्जाम हॉल में आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आप सोचो फिर करो कर तो लोगे नो डाउट, लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ। अब देखो जिस भी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन गिवन है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ये क्वेश्चन, लेकिन स्टिल मैं इस क्वेश्चन से आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि देखो इसमें ये पूछा गया है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज में ये आपका आएगा, जिसका आपने जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका 5 वोल्ट है। तब आपको बताना है कि ये किस रेंज में आएगी। तो देखो जो आपका एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई बराबर एच सी बटे लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन होता है, तो उधर जाएगा तो जुड़ जाएंगे, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 6511.2 आएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपकी होती है 12 1 2 3 7 5, ठीक है, 12,375 अप्रॉक्स होती है। मैं तभी मैंने कहा कि ये आपकी रेंज का क्वेश्चन नहीं है। तो देखो अगर इसमें हम अगर लेमडा यहाँ से फाइंड करें तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा इसका डिवाइड बटे 11.2, तो लगभग अगर इसको 12 कंसीडर करें तो लगभग देखें तो 1000, तो 1000 एंगस्ट्राम, मतलब अगर नैनोमीटर में देखें तो 112 लगभग नैनोमीटर, यानी कि ये जो रेंज है। अब बच्चे को ये पता हो कि ये रेंज किसकी है, तो ये आपकी अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र की रेंज में आता है। तो देखो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर एज इट इज क्वेश्चन आ गया, सपोज यही आपको डेटा दिख गया, अभी 1 महीने बाद पेपर है, सपोज आपको 6.25 दिख गया, तो आप कुछ ना करके सीधा तो पहली चीज़ तो आप लगा दोगे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। और सेकंड थिंग ये कि मैं आपको बताऊं कि आप इनका रेंज का जो चार्ट होता है वो एक बार याद कर लो, नैनोमीटर में भी और एंगस्ट्राम में भी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे कहेगा कि आपसे सपोज कह देगा विजिबल लाइट की रेंज क्या है, कहेगा इतने एंगस्ट्राम से इतने इतने एंगस्ट्राम, 4 ऑप्शन होंगे। तो रेंज आप नैनोमीटर में, आइदर नैनोमीटर और एंगस्ट्राम दोनों में रेंज आप याद कर लेना सभी स्पेक्ट्रम की, ये मैं आपसे कहूँगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे आप रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एक्स वाई, तो इधर अगर जाएंगे तो इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। अब फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ घटती है, कैसे घटती है, जैसे इधर वेवलेंथ पहले, फिर इधर वेवलेंथ जब घटेगी तो ऑब्वियस एक फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। वेवलेंथ का मतलब यही तो होता है एक वेव का लेंथ। तो अब आप मतलब ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मैंने यहाँ से घटाना शुरू किया तो फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हुई, तो इस तरह से इधर पे होता है। ये रेडियो की सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है, गामा की सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी होती है, सिमिलरली पेनिट्रेटिंग पावर भी, और इधर इनका और उसका वेवलेंथ का डिक्रीजिंग, सबसे कम वेवलेंथ पूछेगा तो गामा कर देना, और रेडियो सबसे जो है ज़्यादा उसकी होती है वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण के मोमेंटम का रेशियो फाइंड करना है संवेगों का, जब वो 100 वोल्ट पोटेंशियल पर विरामावस्था से एक्सीलेट करे गए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बात आपको पता हो कि जो अल्फा कण का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो आपका डबल होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बस इससे मेरा काम होगा, क्योंकि अगर उसका मैग्नीट्यूड डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें उसकी किसकी, अल्फा कण की, तो वो ट्वाइस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी किसके,
इलेक्ट्रॉन के। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होती है, p²/2m होता है, तो p²/2m, तो ये 2 इंटू p²/2m। लेकिन अब इनको थोड़ा अलग तो करें, ये अल्फ़ा है तो इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा सफिक्स में लगा लेते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं। अब देखो ऑप्शन इतना करना था, अब ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर रखते हैं p इलेक्ट्रॉन की, और नीचे अगर हम p अल्फ़ा लाते हैं और उनके स्क्वायर हैं, p अल्फ़ा इधर आया, तो ये आपको दिख रहा है ये me यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर आएगा, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा और नीचे 2 और आ जाएगा, ये जो 2 है वो अल्फ़ा में और लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। और जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। बाकी कैलकुलेशन पार्ट पे वैसे भी मैं कम फोकस करता हूँ, समझाना क्या है वो ये कि जो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो डबल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से हो जाएगी। समीकरण y बराबर a साइन 0.01 x माइनस 2t है, जहाँ पे ये सेंटीमीटर और सेकंड में है और सारे ऑप्शंस भी सेंटीमीटर सेकंड में है, तो हमें कोई वरी करने की नीड नहीं है। तो तरंग का वेग क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा वो ω/k, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो इससे आप उस वेव की। तो ओमेगा क्या होता है, टी का कोफिशिएंट, ओमेगा होता है टी का गुणांक और के होता है एक्स का कोफिशिएंट, ऑलवेज याद रखना। तो 0.01, अब देखो डेसिमल 2 के बाद है तो 2 ऊपर 200 हो जाएगा, यानी कि 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो ये वेव का डायरेक्ट वेलोसिटी फाइंड करने वाला या वेवलेंथ फाइंड करने वाला। तो आई होप आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हो, लक्ष्य एयरफोर्स की सारी ही प्लेलिस्ट से गो थ्रू हो गए अभी तक। देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन है PT² = कांस्टेंट, तो अकॉर्डिंगली जो एक्सपेंड हो रहा है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंसल जो गुणांक होगा, आयतनात्मक आयतन प्रसार गुणांक होगा, वो क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे 2 इक्वेशन बना के दोनों को करस्पॉन्डिंग डिवाइड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड आपसे ये करूँगा, और आपको भी नीड नहीं है कि इतना सारा आप एग्जाम हॉल में कैलकुलेट करो, एक पेज होता है उस पर मैथ भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, और तो इसलिए आप इसका याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आप रट्टू तोता बन जाओ, लेकिन जैसा कि हमेशा कहता हूँ, सपोज अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको दिखा PT² = कांस्टेंट, ऐसे कुछ आपको स्क्रीन पे दिखा, तो स्किप करने से अच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस इन इस वे में है कि आपको थोड़ा झलक पता है कि 3/T ऐसा कुछ आया था, तो इस ऐसे क्लिक करके अगर आगे बढ़ जाओगे तो 2 मार्क्स बहुत होते हैं, सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है 2 मार्क्स से। वायु में किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कितनी है, 0.60 सेंटीमीटर, और उसकी चाल कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। तो वो तरंग होगी, कौन सी होगी, श्रव्य अपश्रव्य परावैगनी या क्या। तो देखो v बराबर होता क्या है, एन लैम्डा, यानी कि जो एन यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वेव की, वो उसकी वेलोसिटी और लैम्डा का रेशियो ही तो ही होती है, यानी कि वेलोसिटी कितनी है 300, हमने 300 लिख लिया, बटे उसका जो लैम्डा है वो कितना है 0.6, तो हमने 0.60। अब सेंटीमीटर है और मीटर में बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका कितना, ये 300 पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। अब हमने डेसिमल ख़त्म करना है तो ये 2 अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि 2 जीरो और चली जाएंगी ऊपर, तो नीचे केवल 6 बचा, ठीक है, दशमलव भी खत्म हो गया, पूरा झंझट खत्म हो गया, मीटर में भी बदल दिया, नीचे केवल 6 बचा, ठीक है। 6 को जब हम 30 से कट करेंगे तो 5 बार कट हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमें 50,000 दिख रहा है, हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो 50,000 हर्ट्ज आया। अब भैया 50 हर्ट्ज, आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो होती है रेंज, वही तो होती है, वही तो हम सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा की है तो वो क्या हो जाती है, अल्ट्रा अल्ट्रा हो जाती है, पराश्रव्य हो जाती है, उससे कम की है तो वो अपश्रव्य रह जाती है, और श्रव्य तो वही होती है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में हो। तो ये 50,000 है, तो ये श्रव्य और अपश्रव्य नहीं, पराश्रव्य होगी, यहाँ पे सही कर लेना, पराबैंगनी नहीं होगा, पराश्रव्य होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ तो ये फॉर्मूला, और सेकंड थिंग ये कि उसकी रेंज क्या होती है जो हम सुन सकते हैं, श्रव्य जो होती हैं ऑडिबल, वो 20 से 20,000 की रेंज में आती हैं, बिकॉज इसकी 5,000 आई थी, इसलिए ये अल्ट्रासोनिक हो जाएगी, पराश्रव्य हो जाएगी, ठीक है। बॉइलिंग वाटर है वो आपका हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में जल की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो अनंत हो जाएगी, ठीक है। रुद्धोष् में यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ऊष्मा, रुद्धोष् में अगर इसका देखो तो ऊष्मा जो है वो रुद्ध, यानी कि ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर, यानी कि ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट रहती है। 2 गुब्बारे हैं जिसमें अब यहाँ पे जो रेडियस है वो सही कर लो, रेडियस ए की जो है वो बी से बड़ी है, ठीक है, तो एक पतली नली से जोड़ दिया गया है, तब क्या होगा। तो देखो अगर पी जो प्रेशर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के,
ये तो सबको पता होगा। अगर रेडियस जो है वो ए की बड़ी है, मतलब प्रेशर जो है वो बी पे बड़ा होगा। तो अगर प्रेशर बी पे बड़ा होगा, प्रेशर बी वाले को बाड़े पे ज़्यादा होगा, तो वो ए की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ए की तरफ एयर को वो करेगा, यानी कि ए का साइज़ बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए का साइज़ बढ़ेगा। एक हीटर कॉइल है जिसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया और एक पार्ट को पुनः हीटर में लगा दिया गया, तो आधी कॉइल में जो प्रोड्यूस्ड हीट होगी और पूरी में जो होगी इनिशियली, उसका रेशियो फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो कहेगा एक हीटर, उसको दो इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, एक पार्ट को यूज करा गया है, तो एक पार्ट में जो हीट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी 3 गुनी, मतलब इनिशियल की, ऐसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये समझना है कि आप ये लेंथ है उसकी, ठीक है, एल लेंथ है। जब उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कि नहीं होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ इन बटे एरिया, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में लेंथ घटेगी या बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में उसका रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। यानी कि पहले अगर लेंथ L थी और पहले वो R था, तो अब लेंथ आधी हुई है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया। अब P होता क्या है, पावर, पावर होता है V²/R, V²/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही मेंटेन करना है, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, चाहे वो काटने के बाद हो चाहे पहले, उसकी तो बात करी नहीं गई है। यानी कि P जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, पावर। और पावर होता क्या है, पावर हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, यानी कि इसे हम हीट भी कह सकते हैं। हीट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। फाइनली ये हमने देखा, यानी कि अगर रेजिस्टेंस मेरा आधा हुआ है तो हीट दुगनी हुई होगी, यानी कि 2:1, यानी कि इनिशियली अगर 1 है तो जब उसको दो पार्ट्स में कट कर देंगे तो 2 हो जाएगी, यानी कि 2:1 राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वह गैस कभी भी द्रवित नहीं की जा सकती है जो, यानी कि कौन सी गैस इनमें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिक्विफाई नहीं करी जा सकती है। वैन डर वाल्स समीकरण का पालन करती है, सभी ताप व दाब पर गैस समीकरण का पालन करती है, गैस अणु स्थितिज ऊर्जा रखते हैं, या एक अक्रिय गैस है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो आइडियल गैस होती है वो लिक्विफाई नहीं करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो इंटरमोलिकुलर जो रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो तो होता नहीं है उनमें, यानी कि उसमें जीरो वॉल्यूम होता है। उस केस में इस ऑप्शन की फ्रेमिंग कैसे करी जा सकती है कि आपको बी ऑप्शन हमारा जो है वो डेफिनेशन दे रहा है आइडियल गैस की। आइडियल गैस की डेफिनेशन से अगर बात करें तो क्या होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर की सभी सिचुएशंस पर गैस समीकरण का ओबे करती हैं, सभी ताप दाब पर गैस का। तो इसका ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि एक आदर्श गैस। बस फैक्ट की तरह आपको ये याद रखना है कि आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड।